विद्यार्थियों, मेघराज गुरुकुल में आपका स्वागत है। और आज जो मॉक टेस्ट आपके लिए लेके आए हैं आरआरबी ग्रुप डी एनटीपीसी के एग्जाम के हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट मॉक टेस्ट है, जिसमें 25 क्वेश्चन मैथमेटिक्स से कंप्लीट करने वाले अपन 25 क्वेश्चन, इसमें वेरियस जितने भी टॉपिक से आपका 23 टॉपिक या 24 टॉपिक जितने भी टॉपिक है, प्रत्येक टॉपिक से क्वेश्चन मिलेगा। हर टॉपिक की प्रैक्टिस आपको देखने को मिलेगी और हर टॉपिक से प्रैक्टिस होगी। तो वीडियो को एंड तक वॉच करें, आपको कंप्लीटली आपके एनटीपीसी के एग्जाम में रेलवे में अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उसमें मदद मिलेगी। आपको आरआरबी ग्रुप डी की आप तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आपको मदद मिलेगी। तो दोस्तों, आने वाले पेपर्स में आपको काफ़ी ज़्यादा मदद मिलने वाली है, इसलिए मॉक टेस्ट को एंड तक देखिए विद सॉल्यूशन कंप्लीटली, बहुत मज़ा आने वाला है आपको। तो चलो शुरुआत करते हैं अपन। और पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर आप नोटिस कर रहे हैं, गौर से देखिएगा। तो पहला क्वेश्चन आ रहा है अपना प्रतिशत टॉपिक्स है और क्वेश्चन क्या कहता है देखो सुनो। चीनी तथा पानी के 12 लीटर घोल में 4% चीनी है। घोल को गर्म करके वाष्प द्वारा 2 लीटर पानी उड़ा दिए जाने पर शेष घोल को कितने प्रतिशत चीनी होगी। तो देखो, जब भी कभी इस प्रकार का प्रश्न एग्जाम में आपको देखने को मिले और इस प्रकार की पॉसिबिलिटी हो तो आप कर सकते हैं मिलाने से पहले कंडीशन और मिलाने के बाद की कंडीशन। ये मिश्रण का क्वेश्चन है तो आप कह सकते हैं मिलाने से पहले कंडीशन और मिलाने के बाद की कंडीशन दोनों को बराबर कर देंगे अपन। तो मिलाने के पहले अगर आप देखो तो 12 लीटर में 4% चीनी थी। 12 लीटर में कितनी चीनी थी? 4%। तो आप कह सकते हैं 12 का 4%, ये 12 का 4% चीनी थी, ठीक है। और मिलाने के बाद क्या हुआ? 2 लीटर पानी उड़ा दिया। तो मिलाओ या निकालो, उड़ाने का मतलब माइनस करना है। तो 12 - 2, तो 2 लीटर पानी उड़ा दिया तो कितना परसेंट इसमें चीनी बची, ये आपसे पूछा गया। ये X% अपन ने मान लिया, बिल्कुल सिंपल सी बात है। तो मिलाने से पहले कंडीशन और मिलाने के बाद की कंडीशन, ये दोनों अपन बराबर कर रहे हैं। देखिए आप, अब जो कट रहा है उनको काट देते हैं, पहले परसेंटेज हटाता हूँ, बाद में लगा देंगे अपन। 12 × 4 हो जाएगा आपका, और इसकी बात करें तो 10 हो जाएगा आपका, और गुणा हो जाएगा आपका x। 12 चौक कितना होगा आपका? 48, और ये 10 को नीचे घुमा देंगे, इसको ये लो, ये 10 यहाँ घूम जाएगा, ये हो जाएगा आपका 48/10 और इक्वल टू x। ये परसेंटेज में आंसर आएगा आपका। तो 10 का भाग लगाने का मतलब एक संख्या का दशमलव लगा सकते हैं आप। तो x बराबर हो जाएगा आपका 4.8%, बिल्कुल सिंपल। तो मतलब कितने प्रतिशत चीनी हो जाएगी उसमें? तो आप कह सकते हो 4.8% चीनी आपकी हो जाएगी उसमें। तो उस मिश्रण में अगर 2 लीटर पानी उड़ा दोगे आप तो 4.8% चीनी की मात्रा हो जाएगी। ये बिल्कुल सिंपली कर सकते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन था आपका, देखते जाइए। एक से बढ़कर एक रोचक क्वेश्चन आने वाले और हर टॉपिक से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो ग्रुप डी का जो एग्जाम है आपको उसमें काफी मदद मिलने वाली दोस्तों आपको, और काफी मजा आने वाला आपको। आप देखिए स्क्रीन पर आता है क्वेश्चन नंबर 2, गौर से देखिए आप। तो क्वेश्चन नंबर 2 आयु संबंधी प्रश्नों से है। क्वेश्चन क्या कहता है देखो सुनो। जॉन की वर्तमान आयु अपने पिता की वर्तमान आयु की 1/4 है। तो जॉन की वर्तमान आयु अपने पिता की वर्तमान आयु की 1/4 है। तो ये तो कह सकता हूँ मैं पिता है, और ये कह सकता हूँ मैं जॉन है। तो जॉन की वर्तमान आयु अपने पिता की वर्तमान आयु की 1/4 है। मान लो ये x है, तो जॉन की x/4 है, ये वर्तमान में। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 68 वर्ष है। अगर मैं 4 वर्ष बाद की बात करूं तो 4 वर्ष बाद जाने के लिए 4 वर्ष जुड़ना चाहिए इसमें। तो 4 वर्ष इसमें जुड़ जाएगा, 4 वर्ष बाद ये इतने का हो जाएगा, और 4 वर्ष बाद ये इतने का हो जाएगा। और क्या बोला? 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 68 वर्ष है, ऐसा कह रहे हैं। तो 4 वर्ष बाद इनकी आयु का योग 68 वर्ष है, मतलब इनको जोड़कर हमको 68 के बराबर करना है। तो चलो जोड़ दें इनको, इन दोनों को जोड़े, x + x/4, 4 हो गया 8, इक्वल टू हो गया आपका 68। अब क्या करेंगे अपन? ये 8 उधर जाके माइनस का हो जाएगा, इसको कैलकुलेट कर देते हैं पर थोड़ा सा। ये 4 लसा ले लीजिए, 4 × 4, 4x और x कितना? 5x हो जाएगा, और ये उधर जाकर माइनस का हो जाएगा तो 60 हो जाएगा, ठीक है। अब कैंसिल आउट कर देते हैं, 5 से 1 बार, 5 से 12 बार, 12 को 4 से कैसे गुणा कर दीजिए तो x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 12 चौक 48। तो एग्जैक्टली आंसर आ जाएगा आपका। वैसे x की वैल्यू आई है, मतलब पिता की वर्तमान आयु आ गई, और आपसे क्या पूछी? जॉन की वर्तमान आयु। तो जॉन की वर्तमान आयु निकालने की कोई दिक्कत की बात नहीं, x का मान आ चुका है आपका। x का मान 48 है, तो जॉन की आयु x/4 है। तो आप कहते हैं 48/4, ये हो जाएगा 1 चौक 2 चौक 8, ये हो जाएगा आपका 12 वर्ष। ये कितना हो जाएगा आपका? 12 वर्ष। बिल्कुल सिंपल सी बात है। एग्जैक्टली जो आंसर डिनोट किया जाएगा आपका वो हो जाएगा आपका 12 वर्ष। ये जॉन की वर्तमान आयु बहुत प्यारे रोचक ढंग से आपको बताया जाएगा। ईमानदारी से आप देखते जाइए। अगर आप वास्तव में रेलवे की तैयारी कर रहे हैं और आपकी तैयारी बहुत अच्छी है तो परखने के लिए बहुत अच्छा मॉक टेस्ट है जो हम आपके लिए लेके आए हैं। तो आप रेगुलरली काफ़ी अच्छे से देखिएगा। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या कहता है देखो सुनो। 3 संख्याएं 1:2:3 के अनुपात में है। अगर हर संख्या में 5 जोड़ दिया जाए तो 3 संख्या 1:2:3 के अनुपात में, तो मान लीजिए x है
2x है और 3x है, ऐसे मान लो। प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ रहा है, तो प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दो, 5 5 जुड़ जाता है प्रत्येक संख्या में। ये 5 5 जुड़ गया प्रत्येक संख्या में। ये अपन ने प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दिया, और प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ने के बाद जो अनुपात हो रहा है आपका, वो अनुपात आपका ये हो रहा है 2:3:5 हो जाता है। ठीक है, तो ये कह सकते हैं आगे वाले दो संख्याएं और इसके आगे वाले दोनों संख्याओं को काम में लेकर x का मान निकाल सकते हैं। पीछे वाली 2 ले गए तो यहाँ से पीछे वाली 2 लेनी पड़ेगी। फिलहाल मैं आगे वाली 2 ले लेता हूँ। तो अपन ने ले लिया आपके सामने x + 5 बटे 2x + 5 = 2/3। ये बिल्कुल सिंपल सी बात है। अब आपको कैंची गुणा करना है, तो कैंची गुणा करते हैं इसको इससे और इन दोनों को इससे गुणा कर देंगे। बिल्कुल सिंपली, कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा भी इजीली अप्रोच कर पाएगा। भी 3 से इधर गुणा क्या दे, कितना हो गया आपका 3x। 5 को इधर गुणा क्या दे, कितना हो जाएगा आपका 15, और इधर गुणा कीजिए, ये हो जाएगा आपका 4x और 5 दूनी 10। ये इधर आके माइनस का हो जाएगा और ये इधर आके माइनस का हो जाएगा। तो 10 उधर जाएगा, 15 में से घटेगा कितना बचेगा 5, और 3x इधर 4x में से घटेगा कितना बचेगा x। तो x = आ गया आपका 5। और आपसे पूछा संख्याएं ज्ञात करें, मतलब तीनों संख्या आपको ज्ञात करनी है। तो x का मान 5 इसमें रखोगे तो पहली संख्या तो 5 हो जाएगी, x का मान 5 इसमें रखो दूसरी संख्या 10 हो जाएगी, और x का मान 5 इसमें रखो तीसरी संख्या हो जाएगी आपकी 15। तो तीनों संख्याएं निकल के आ गई 5, 10 और 15। तीनों संख्याएं जो निकल के आई आपके, वो एग्जैक्टली निकल के आ गई आपकी 5, 10 और 15। ये तीनों संख्याएं आपके सामने हो गई और ये तीनों संख्या अपन ने आपके सामने निकाल दी। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3, जो सिंपली और काफ़ी इजीली अपन ने कर दिया। तो आप दोबारा भी देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। रैंडमली क्वेश्चन आ रहे हैं अलग अलग टॉपिक्स के, क्योंकि अपन ने एग्जाम के हिसाब से मॉक टेस्ट बनाया है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा है, इसमें बोला बारंबारता बर्तन के माध्य, माध्यिका और बहुलक के बीच निम्न में से संबंध है। तो भैया इन तीनों के बीच में रिलेशन होता है, बहुलक, माध्यिका और माध्यिक, और इनके बीच में रिलेशन होता है वो ये होता है बहुलक = 3 माध्यिका - 2 माध्यिक। कई बार उस पर क्वेश्चन आता है, कई बार वो डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। इसमें डायरेक्ट पूछा बहुलक = 3 माध्यिका - 2 माध्यिक। तो एग्जैक्टली आंसर आपका बहुलक = 3 माध्यिका - 2 माध्यिक। याद रखिएगा, ये डायरेक्ट ही काम आता है आपके, और कई बार तो इन 2-3 अज्ञात राशियों में कोई सी भी 2 राशियां देकर तीसरा पूछ लेता है। यहाँ तो डायरेक्ट ही वेरिएंट पूछा है आपसे, तो आप कह सकते हैं बहुलक = 3 माध्यिका - 2 माध्यिक। तो एग्जैक्टली जो आंसर निकल के आ रहा है आपका, वो आ रहा है आपका बहुलक = 3 माध्यिका - 2 माध्यिक। ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आप नोटिस कर रहे हैं उसको देखो। ये क्वेश्चन नंबर 5 है आपका। 3 वर्ष पहले 5 सदस्यों वाले एक परिवार की औसत आयु 27 वर्ष थी। ये 3 वर्ष पहले थी भैया, तो 3 वर्ष पहले की कंडीशन थी। तो 3 वर्ष पहले, हाँ ना, ये 3 वर्ष पहले की बात है। 3 वर्ष पहले की बात है। 3 वर्ष पहले 5 सदस्य परिवार की औसत आयु, तो 3 वर्ष पहले योग, परिवार की आयु का योग अपन निकाल रहे हैं 3 वर्ष पहले। ठीक है, तो आप जानते हैं कि 5 सदस्य हैं और संख्या 27 औसत में, योगफल निकाल सकते हैं अपन। 7 पंजे 35 का 5 हासिल 3, 5 दूनी 10 13, 135 हो गए एग्जैक्टली। ये 3 वर्ष पहले था। 3 वर्ष पहले के बाद हम वर्तमान में आ जाते हैं। वर्तमान में परिवार का योग क्या होगा, तो वर्तमान में योग निकाल देते हैं अपन। तो वर्तमान में जैसे योग निकालेंगे, आप जानते हैं एक आदमी 3 वर्ष बढ़ेगा, 5 15 बढ़ जाएगा, तो आप +15 कर देंगे इसमें। जैसे +15 करेंगे तो ये हो जाएगा 150। आप ये वर्तमान का योग आ गया। अब ये बोला आपके सामने कि देखो, ये वर्तमान में परिवार का एक सदस्य बढ़ गया, आयु 27 वर्ष ही है औसत आयु। तो एक सदस्य बढ़ते हैं, 6 सदस्य हो गए, तो 6 की औसत आयु अपन निकाल देते हैं। 6 × 27, ये नया औसत हो जाएगा, नया योगफल हो जाएगा आपका। नया योगफल जब एक सदस्य बढ़ गया तो नया योगफल आ जाएगा, नया योगफल। ठीक है, 8 6 7 42, हासिल 4, आना 6 दूनी 12, 16, 162 हो गए। अब इन दोनों का अंतर अपन कर सकते हैं। तो इन दोनों का अंतर जैसे अपन करेंगे एग्जैक्टली आ जाएगा ये 12 वर्ष। आप इन दोनों का अंतर जब करेंगे एग्जैक्टली जो होगा आपका वो 12 वर्ष आ जाएगा, बिल्कुल सिंपली और काफ़ी इजीली। मतलब आंसर जो बनेगा आपका वो 12 इस। ठीक है, आंसर हो जाएगा आपका 12 ईयर्स, मतलब 12 वर्ष आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है, काफ़ी ईजी। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत प्यारा और मज़ेदार क्वेश्चन, अगर आप नोटिस करोगे बहुत मज़ेदार चीज़ है और काफ़ी अच्छी चीज़ है। ये देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 6 से दिए गए आकृति में O वर्त का केंद्र है और कोण AOB 70 डिग्री दे रखा है आपको। AOB ये 70 डिग्री है, तो कोण OCD ज्ञात कीजिए। मतलब OCD मतलब ये वाला कोण आपको ज्ञात करना है एग्जैक्टली, ये कोण आपको ज्ञात करना है। तो
तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, कोई बड़ी बात नहीं है, ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। और पहली बात तो आपको बता दूं कि जब दो तिर्यक रेखाएं एक दूसरे को काटे, जब दो तिर्यक रेखाएं एक दूसरे को काटे तो आमने सामने बनने वाले कोण शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं और आपस में बराबर होते हैं। ये 70 डिग्री है, इस कोण की बात कर लेते हैं, ये भी 70 डिग्री होगा। तो आमने सामने कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और एक वृत्त में परिधि से केंद्र को मिलाने वाली रेखाएं त्रिज्याएं होती है, ये भी त्रिज्या है और ये भी त्रिज्या है। एक वृत्त में परिधि से केंद्र को मिलाने क्या होता है, त्रिज्या, ये भी त्रिज्या हो गई और ये यहाँ से यहाँ तक जो हो गई आपकी, ये भी त्रिज्या हो गई। ये दोनों त्रिज्याएं भी आपके सामने, ठीक है। और त्रिज्याएं आपस में बराबर होती है। तो त्रिभुज में एक प्रॉपर्टी होती है समद्विबाहु त्रिभुज, दो समान भुजाओं द्वारा तीसरी भुजा के साथ बनने वाले कोण आपस में बराबर होते हैं। मतलब ये कोण दोनों बराबर रहेंगे आपस में, ये दोनों कोण आपस में क्या होंगे बताओ, बराबर। इसका मतलब कह सकते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री, तो तीनों कोणों का योग 180 डिग्री कर सकते हैं अपन। तो क्या करें अपन, 70 प्लस थीटा बराबर 180 डिग्री। ये 70 इधर जगह माइनस का हो जाएगा, 2 थीटा बराबर 110 और 2 से कट गया 55 भाग, तो 55 डिग्री। ये कोण भी 55 डिग्री आ गया और ये कोण भी आपका 55 डिग्री का गया। बिल्कुल सिंपल सी बात है। और कोण ओसीडी आपसे पूछा है, ओसीडी, और ओसीडी ये कोण है थीटा आपका। तो एक्जैक्टली आंसर आ गया 55 डिग्री। आप एक्जैक्टली जो आंसर आपको देखने को मिला वो आंसर आ गया आपका 55 डिग्री, मतलब 55 डिग्री आपका आंसर हो गया। बिल्कुल सिंपल और काफ़ी अच्छे तरीके से। ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 था। आराम से देखो तो टाइम तो लगेगा, तो आप जानते हैं कि 25 क्वेश्चन है और 25 क्वेश्चन का मॉक टेस्ट है तो वक्त लगेगा, लेकिन हर टाइप का हर जगह का निचोड़ आपको देखने को मिलेगा। तो बहुत मज़ा आने वाला है और बहुत मदद भी मिलने वाली है, ये मेरी गारंटी है आपकी, ठीक है। तो देखिए आगे आप क्वेश्चन नंबर 7 पे देखिए। एक धनराशि साधारण ब्याज से 2 वर्ष में 1760 रुपये और 5 वर्ष में 2000 रुपये हो जाती है, तो वह धनराशि ज्ञात कीजिए। तो बिल्कुल सिंपल सा सवाल है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आप कह सकते हैं कि 2 वर्ष में तो 1760 रुपये हो जाता है, ये लो, और 5 वर्षों में 2000 रुपये हो जाता है, 5 वर्षों में 2000 रुपये हो जाता है, ऐसा मैं कह रहा हूँ। तो अंतर कर दीजिए, उतने वर्ष का ब्याज आ जाएगा, 5 में से 2 घटा दीजिए, तो आप कह सकते हैं यह होगा आपका 3 वर्ष का ब्याज। ये तो 3 वर्ष का ब्याज हो जाएगा आपका कितना, 240 रुपये। ये 3 वर्ष का ब्याज हो गया होगा। इसी प्रकार से 1 वर्ष का ब्याज निकाल दो आप, तो 3 से काट दो इसको, 8 बार 80 रुपये 1 वर्ष का ब्याज। और आपको 2 वर्ष का मिश्रण दे रखा है, इसलिए 2 वर्ष का निकलना पड़ेगा। तो 2 वर्ष का ब्याज हो जाएगा आपका 160 रुपये। तो 2 वर्ष का ब्याज 160 रुपये, मिश्रधन जो है 1760 रुपये। 2 वर्ष का जो ब्याज है वो कितना आपका 160 रुपये, और मिश्रधन कितना आपका 1760 रुपये। दोनों का जो अंतर होगा आपका मूलधन वो 1600 रुपये हो जाएगा। दोनों का जो अंतर होगा मूलधन वो 1600 रुपये होगा। तो एग्जैक्टली जो आंसर होगा आपका वो 1600 रुपये हो जाएगा। कितना आंसर हो जाएगा बताओ, 1600। तो आपका आंसर हो जाएगा 1600 रुपये, वह धनराशि हो जाएगी आपकी 1600 रुपये, ठीक है भाई। एग्जैक्टली आंसर होगा आपका 1600 रुपये। ये क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो गया आपका। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 जो दिख रहा है आपको, एक कर्णिकातांक का क्वेश्चन। अगर आप गौर से देखो तो ऐसे क्वेश्चन करने के लिए आपको आधार को बराबर करना पड़ता है। क्या बराबर करना पड़ता है बच्चों, आधार को बराबर करना पड़ता है। तो आधार जब बराबर करेंगे तो गौर से देखिएगा, 27 दे रखा है, तो 27 को मैं 3 की पावर 3 लिख सकता हूँ भी, और ऊपर वाली जो संख्या इसको नहीं छेड़ना है आपको बिल्कुल भी, ऐसे कैसे रखना। कर्णिकातांक का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है एग्जाम के अंदर। और ये 243 दे रखा है, देखो 3 की पावर 3 27, 3 की पावर 4 81 और 3 की पावर 5 243 होता है। इसको भी मैं 3 की पावर 5 लिख दूंगा और इसके ऊपर जो घात है वो 3 ऐसे कैसे लिख दी। अभी मैंने सिर्फ इनको आधार समान करने के लिए बराबर इस प्रकार से किया। अब ऊपर गुणा कर दे, घात के ऊपर घाते तो घाते गुणा हो जाती है, तो गुणा कर दो। 3 को 2x से गुणा किया तो 6x, 3 को -1 से गुणा किया तो -3, और एग्जैक्टली 5 को 3 से गुणा किया तो 15। घात के ऊपर घाते तो घाते गुणा हो जाती है। अब घातांक का अगला नियम ये कहता है कि आधार समान हो और बीच में बराबर का चिन्ह हो तो घातें आपस में बराबर होती है। आधार समान हो और बीच में बराबर का चिन्ह हो तो घातें आपस में बराबर होती है। तो एग्जैक्टली आप कह सकते हैं 6x - 3 = 15, और ये 3 इधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो संख्या इधर जाके प्लस पॉसिबल है। ये हो जाएगा आपका 18, और 6 से 18 कट जाएगा आपका 3 बार, 6 3 18। तो एग्जैक्टली जो आंसर आपको देखने को मिलेगा, x की वैल्यू जो आपसे पूछी है वो आंसर हो जाएगा आपका 3, मतलब x का मान जो आपसे पूछा गया है वो आंसर हो जाएगा आपका 3, जो काफ़ी सिंपली और काफ़ी इजीली डिनोट करते हैं पेपर और आसानी से निकाल देकर आप गौर से देखो, ठीक है। तो ये हो गया आपका अगला क्वेश्चन। अब आ जाते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखो आपको नोटिस कीजिएगा। एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 3 वर्षों में रुपये 10,648
तथा 2 वर्षों में 9,680 रुपये हो जाती है। प्रति वर्ष ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो देखो, जब भी कभी इस प्रकार का प्रश्न आपको देखने को मिले तो दर पूछे लगातार समय हो, तो करना क्या है, दोनों मिश्रणों का अंतर बटा पहला मिश्रण इंटू 100, दोनों मिश्रणों का अंतर बटा पहला मिश्रण इंटू 100, तो दोनों मिश्रणों का अंतर कर देते हैं भैया। तो चलो इसमें से घटाते हैं, 8 में 0 गया तो आपका 8 आ जाएगा, 4 में से नहीं घटेगा 8 तो 14 होगा तो 6 हो जाएगा। अब यहाँ पर 5 हो गया, 5 में से नहीं घटेगा 15, 9 आएगा आपका, और 9 में से 9 गया क्या आएगा, 968 आ जाएगा एग्जैक्टली। दोनों मिश्रणों का अंतर बटा पहला मिश्रण, तो पहला मिश्रण ये होगा भाई 2 वर्ष वाला, 2 पहले आता है 3 बाद में आता है, तो पहला मिश्रण ये होगा बाद वाला। तो दोनों मिश्रणों का अंतर बटा पहला मिश्रण, दोनों मिश्रणों का अंतर बटा पहला मिश्रण इंटू 100, एग्जैक्टली ये पॉसिबल है। दोनों मिश्रणों का अंतर बटा पहला मिश्रण इंटू 100, ये 0 से 0 कट जाएगा आपका, 968 का पेपर क्वेश्चन है, तो एग्जैक्टली जो दर आ जाएगी आपके 10% आएगी। देखो एग्जाम के अंदर आपको ऐसे तरीके इस्तेमाल करने हैं जिनमें टाइम कम से कम लगे, बिकॉज आपके एग्जाम के अंदर टाइम की बहुत ज़्यादा कमी भी है, और टाइम का विशेष तौर से ध्यान आपको रखना है, वो जरूरी है आपके लिए, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। ये था आपका चक्रवृद्धि ब्याज का बहुत प्यारा सा छोटा सा सवाल, जिसके जो एग्जाम की जो पॉसिबिलिटी है वो काफ़ी अच्छी है। अब आ जाते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 10 पे। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, देखो सुनो, 300 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 25 मीटर पर सेकंड की गति से जा रही है, तो 200 मीटर लंबे पुल को वो पार करेगी। तो देखो, जब कोई रेलगाड़ी किसी पुल या ब्रिज या किसी को पार करती है तो कुल लंबाई के लिए दोनों लंबाइयाँ जुड़ जाती है। और आपसे क्या पूछी बताओ, कितने हैं, देखो क्या पूछा आपसे, रेलगाड़ी की गति से जा रही है, लंबे पुल को वह पार करेगी, कितने सेकंड में पार करेगी। तो समय पूछा आपसे, तो समय बराबर होता है आपका दूरी बटा चाल, समय बराबर क्या होता है आपका दूरी बटा चाल। टोटल डिस्टेंस हो जाएगी आपकी 300 मीटर और 200 मीटर पुल की, और आप चाल का भाग लगा सकते हो 25 मीटर पर सेकंड, तो यहाँ सेकंड में आंसर आ जाएगा आपका समय, ये हो गया आपका 500, और 500 में 25 का भाग लगा दो, तो 25 से कट जाएगा आपका 2 बार, और 2 को 10 से गुणा किया तो 20 सेकंड। एग्जैक्टली जो टाइम आपको लगने वाला है वो आपका 20 सेकंड है, मतलब 20 सेकंड में उस पुल को पार कर जाएगी वो, ओनली 20 सेकंड्स लगेंगे भैया, 20 सेकंड में उस पुल को पार करेगी। रेलगाड़ी संबंधी प्रश्न है, छोटा सा सवाल है, बिल्कुल सिंपल सी पॉसिबिलिटी है, और कोई बड़ी बात नहीं, बस टाइमिंग का ध्यान रखो आप, टाइमिंग से इंपॉर्टेंट है ना। तो अच्छे से अगर हम स्पीड डेवलप करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट सुनेंगे टाइम पे, एग्जाम टाइम पे ज़्यादा मॉक टेस्ट सुनेंगे अपन, तो काफ़ी मज़ा आने वाला है और अच्छी तैयारी को अंजाम मिलने वाला है आपको, ठीक है। अब आ गया क्वेश्चन नंबर 11, एक वस्तु को 15% लाभ पर बेचा गया, यदि उससे 27 रुपये अधिक मूल्य पर बेचा जाता तो 20% लाभ होता, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें, ठीक है। एक वस्तु को 15% लाभ पर बेचा गया, यदि उसे 27 रुपये अधिक मूल्य पर बेचा जाता तो 20% लाभ होता, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो जब भी कभी इस प्रकार का प्रश्न दिखाई दे ना भैया, तो लाभ हो तो 100 में जोड़ कर लिखो, और हानि हो तो 100 में से घटा के लिखो, तो दोनों में लाभ हो रहा है भैया। 20% लाभ का मतलब हो गया 120%, 15% लाभ का मतलब हो गया आपका 115%, और दोनों का अंतर दे रखा है आपको 27 रुपये, इन दोनों का अंतर लिख देता हूँ मैं एग्जैक्टली 27 रुपये अंतर है इनका, ठीक है। अभी हो जाएगा आपका 5%, तो 5% बराबर 27 रुपये। अब 1% का मान निकाल दो, आप 27 में भाग लगा दो, 5 का ये लगा दिया, ठीक है। और टोटल क्रय मूल्य हो चाहे कोई भी वैल्यू 100% होती है, 100 से दोनों साइड गुणा कर देंगे, तो 27/5 गुणा 100 उतना आ जाएगा आपका, 5 से 20 बार कट जाएगा आपका, और 27 दूनी 54 होता है, तो 540 रुपये क्रय मूल्य आ जाएगा। तो एग्जैक्टली आंसर होगा, बहुत प्यारा तरीका और बहुत रोचक तरीका है। जो क्रय मूल्य आपका निकल के आ रहा है वो आ रहा है आपका 540 रुपये, एग्जैक्टली जो क्रय मूल्य आपका निकल के आ रहा है वो आ रहा है 540, मतलब 540 रुपये आपके क्रय मूल्य आ गए। ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 हो गया, जो बिल्कुल सिंपली और काफ़ी इजीली रोचक ढंग से कर दिया अपन। अब आ जाओ आप क्वेश्चन नंबर 12 पर, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, और ट्रिग्नोमेट्री से पुटअप किया गया क्वेश्चन अभी है। क्वेश्चन बहुत प्यारा है, गौर से देखो, यदि 4 sec = 5 हो, इसका मान आपको ज्ञात करना है। तो देखो, तो पहले तो अपन sec का मान निकाल देते हैं, 4 को नीचे घुमा दें, sec = 5/4, और आप जानते हैं cos थीटा का मान क्या होता है, cos थीटा का मान होता है आपका आधार बटा कर्ण। जब वो आधार बटा कर्ण होता है तो ये कर्ण बटा आधार हो जाएगा, क्योंकि sec cos का उल्टा पाइए तो मान भी उल्टा होता है, तो आपका कर्ण बटा आधार हो जाएगा, ये कर्ण बटा आधार, ठीक है। तो वो आधार बटा कर्ण होता है, तो ये कर्ण बटा आधार हो गया आपका। तो आपको पता चल गया कर्ण कितना होगा बताओ, 5, और आधार कितना हो गया आपका 3, तो 4, सॉरी आधार 4 और कर्ण कितना हो गया 5। अब आपको लंब निकालना है, तो आप जानते हैं पायरस्पर्म में 3, 4 और 5 का जोड़ा होता है भी, तो आप जानते हैं 5 तो कर्ण हो गया,
4 आधार हो ही गया, है ना। और तो फिर क्या बचा आपका, लंबी बचा है, तो 3 लंब हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल सी बात है। तो आप नहीं निकालो तो पायरोस्पर्म के कुछ इंपॉर्टेंट जोड़े तो ध्यान रखिएगा। अब आ जाते हैं 10A पे। 10A क्या होता है आपका, लंब बटा आधार। तो लंब कितना बताओ आपका 3, आधार कितना है 4, ये 3/4 लिखना पड़ेगा। 1 + 3/4 का होल स्क्वायर। ये अब इसको कैलकुलेट करना शुरू कर रहे हैं अपन। तो ऊपर तो 3/4 ऐसा कैसा है, नीचे इसको सोल्व करो, 9/16 सोल्व कर देंगे, सोल्व तो करना ही पड़ेगा। देखो ये 3/4 ऐसा कैसा है, नीचे सोल्व करो, 16 ऐसा ले लो, 16 एकम 16, 16 और 9 25 एग्जैक्टली। जब एक बिंदु का भाग दो तो ऊपर जाके पलटा मार जाएगी। तो आप क्या कह सकते हो, 3/4 और 16/25 एग्जैक्टली। अब 4 से कट जाएगा 4 बार, 4 × 3 = 12, तो आंसर हो जाएगा आपका 12/25 एग्जैक्टली। जो आंसर डिनोट किया जाएगा आपका वो हो जाएगा आपका 12/25 ट्रिग्नोमेट्री वाले इस क्वेश्चन का आंसर। तो बिल्कुल सिंपली और काफ़ी इजीली रोचक तरीके से कर दिया पेपर में। तो ये आंसर हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 12 का। तो क्वेश्चन नंबर 12 हो गया आपका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, लॉजिकल क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, समय और कार्य से पूछा गया क्वेश्चन है। तो अच्छी पॉसिबिलिटी है, गौर से देखिए। ए, बी और सी किसी काम को 20 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, है ना। ए, बी, सी किसी कार्य को 20 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, ऐसा कह रहे हैं अपन। तो ए, बी, सी तीनों ले लेते हैं अपन, 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं। इनकी कार्य क्षमताएं लिखने पहले देखो, ए बी का दुगना काम कर सकता है, तो ए जो है ना बी का दुगना काम कर सकता है, मतलब इसका दुगना काम कर सकता है। अगर मान लो 2 काम कर सकता है तो ये 4 कर सकता है। तो ए बी का दुगना कर सकता है, अगर 1 लोगे तो वो 2 लोगे, लेकिन फिर वहाँ पॉइंट ऑफ आंसर आ जाएगा आगे वाला, क्योंकि ये लाइन बोली ना सी ए और बी का आधा, सी ए और बी का आधा, लेकिन दोनों को जोड़ के 6, इनका आधा जो होगा वो 3 होगा। ये सी ए और बी का आधा, ये समता है आगे। तो ए और बी मिलकर किस काम को कितने दिन में करेंगे, तो भैया ये ए की समता है, ये बी की समता है, सी की समता है, तीनों के मिलाकर और ये 9 समता। तो 9 समता वाले 20 दिन में कर रहे हैं। तो अपन एग्जैक्टली कह सकते हैं तो 9 समता वाले किसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं। तो 6 समता वाले उस काम को कितने दिन में करेंगे। 9 समता वाले किसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं, तो 6 समता वाले उस काम को कितने दिन में करेंगे, ऐसा अपन ने बोला। 3 से कट गया आपका 2 बार, और 3 से कट गया आपका 3 बार, और 2 से कट जाएगा आपका 10 बार। तो एग्जैक्टली आंसर होगा आपका 30 दिन। आंसर हो जाएगा आपका 30 दिन। तो मतलब ए और भी मिलकर उस काम को 30 दिन में कर सकते हैं भी। अगर ए और भी मिलेंगे एग्जैक्टली 30 डेज लगेंगे। बहुत प्यारा सवाल है, अच्छा क्वेश्चन है, मतलब 30 दिन में ए और भी मिलकर उस काम को कर सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 13 हो गया, ठीक है। बिल्कुल सिंपली और काफ़ी इजीली अप्रोच कर पाए अपन। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 के बाद अगला क्वेश्चन जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, ये समय चाल दूरी का क्वेश्चन अभी, और समय चाल दूरी का बहुत प्यारा और मजेदार क्वेश्चन है। एक विमान 25 किलोमीटर, 1200 किलोमीटर, 500 किलोमीटर यात्रा इन चालों से करता है, तथा उस विमान की औसत गति ज्ञात कीजिए। तो भैया आपसे औसत चाल पूछिए। रैंडमली क्वेश्चन आ रहे हैं अलग अलग टॉपिक से, और देखो एग्जाम में भी ऐसे रैंडमली क्वेश्चन आते हैं, अपन मैथ के ले रहे हैं, वहाँ मैथ रीजनिंग सबके मिक्स हो जाते हैं, और अच्छी बात है। तो जब भी कभी आपको अलग अलग दूरी, अलग अलग चाल देकर औसत चाल पूछे, तो निकालने का बिल्कुल सिंपल तरीका, कुल दूरी बटा कुल समय, कुल दूरी बटा कुल समय। तो सारी दूरी जोड़ दो, पहले 3 तक दूरियां हैं, तीनों दूरियों को जोड़ दो आप, तो ये 42 हो जाएगा, 4200 किलोमीटर। अब नीचे आएगा कुल समय। तो आप जानते हैं कि इतनी दूरी तय करने में 500 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से की, यह समय कितना आएगा, चाल का दूरी में भाग लगाओगे, यहाँ आ जाएगा आपका 5 घंटे। फिर अगली चाल अगली दूरी, तो फिर 400 किलोमीटर प्रति घंटा का इसमें भाग लगाओगे, यह आ जाएगा आपका कितना बताओ, 3 घंटे। तो यहाँ आ जाएगा आपका 3 घंटे। अब इसका भाग इसमें लगाओ, यह आ जाएगा आपका 2 घंटे। तो कुल दूरी बटा कुल समय हो रहा है, ये 42 हो गया आपका, और इधर हो गया आपका 10। ये 0 से 0 कटेगा आपका, एग्जैक्टली आंसर आ जाएगा आपका 420 किलोमीटर प्रति घंटा। तो एग्जैक्टली ये औसत चाल हो जाएगी आपकी 420 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये होगी आपकी औसत चाल। औसत चाल होगी आपकी 420 किलोमीटर प्रति घंटा। करेक्टली अप्रोच किए, काफ़ी आसानी से कर दिया अपने। तो अपना आंसर हो गया आपका 420 किलोमीटर प्रति घंटा, बिल्कुल सिंपली। ये क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर है, जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 15 पर। नाव वाला क्वेश्चन है। नाव वाला स्थिर बिंदु 6 किलोमीटर की दूरी तक जाने तथा उसे वापस आने में 2 घंटे लेता है। तेज धारा का वेग 4 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो शांत जल में नाव की चाल ज्ञात कीजिए। तो धारा का वेग दे रखा है, देखो आपको नाव का वेग नहीं दे रखा है, तो पहले धारा की दिशा में चाल निकालेंगे अपन। धारा की दिशा में चाल आपकी x है, नाव की चाल 1 मान लो, नाव प्लस धारा की चाल कितनी है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ये तो धारा की दिशा में चाल हो गई।
और धारा की दिशा में चाल होती है आपकी नाव माइनस धारा, ये नाव माइनस धारा में। अब धारा की दिशा में 6 किलोमीटर जाने और पुनः वापस आने में कुल 2 घंटे लगते हैं भैया। तो देखो 6 किलोमीटर गया किस चाल से गया भैया, n+4 चाल से गया, और वापस 6 किलोमीटर आया किस चाल से आया, n-4 चाल से आया, और दोनों में टोटल जो समय लगा वो 2 घंटे लगा। यहाँ से n का मान निकाल लो, शांत जल में नाव की चाल आ जाएगी भैया, और n का मान निकालना ही पड़ेगा, इसके अलावा कोई विकल्प नहीं भी। n a+b a-b बन रहा है, तो a² - b² बन जाएगा नीचे, ठीक है। अब ये प्लस वाला तो इसमें इन्वॉल्व है, तो माइनस वाले से गुणा करना पड़ेगा, इससे गुणा करेंगे तो ये कितना होगा 6n+24, और ये वाला इससे गुणा होगा 6n+24 इक्वल टू हो गया आपका 2। अब क्या करेंगे आप बताइए, ये माइनस का चॉइस प्लस का चॉइस कैंसिल आउट हो जाएगा, और इसको मैं इधर ले जाऊंगा थोड़ा सा, तो बताओ क्या हो जाएगा 6n और 6n कितना हो जाएगा 12n हो जाएगा, ये लो इक्वल टू ये 2 n² - 16। अब 2 से काट दीजिए, कितनी बार 6 बार। अब 6n को भी इधर ले आओ ताकि एक द्विघात समीकरण बन जाए आपकी, तो n² इसको इधर ले आओगे तो कितना हो जाएगा बताया आपका ये -6n - 16 इक्वल टू 0। या तो इसको टुकड़े कर दो या फिर वहाँ से मान रख दो, मैं टुकड़े कर देता हूँ, चलो कोई दिक्कत की बात नहीं है। 6 कैसे टुकड़े करो जो गुणा करने पे आ जाए, मैंने लिखा 8n + 2n, 8 दूनी 16 हो जाएगा और घटाने पर 6 आ जाएगा। ये 2 के जोड़े बन गया आपके, 2 के जोड़े बना देता हूँ। ये यहाँ से n कॉमन ले लो तो n-8 हो जाएगा, यहाँ से 2 कॉमन ले लो तो यहाँ भी n-8 हो जाएगा, n-8 वापस बाहर आ जाएगा, n-8 बाहर निकाल दिया, n+2 हो जाएगा इक्वल टू 0। इससे वैल्यू माइनस में आएगी, इससे प्लस में आएगी, तो n बराबर आ जाएगा आपका 8, मतलब 8 किलोमीटर प्रति घंटा। शांत जल में जो नाव की चाल आएगी आपकी वो आ जाएगा आपके 8 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर आप इतना नहीं करना चाहते थे तो यहाँ भी n का मान आप पहले ऑप्शन से रख के देख लें, जिससे 0 आ जाए, वही आपका आंसर है। तो पहले ऑप्शन से 0 आ जाता तो आपको इतना नहीं करना पड़ता, ये आपकी इच्छा के ऊपर है, बिल्कुल सिंपल है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। ये नाव और धाराओं से पुटअप किया गया क्वेश्चन है, अच्छा और इम्पोर्टेंट। अब आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। ये एलसीएम एचसीएफ से क्वेश्चन है, 3 दे रखे हैं आपको, एल्जेब्रिक गुणनखंड दे रखे हैं आपको, और उनसे आपको मासा निकालना है। तो मासा का मतलब होता है उभनिष्ठ मान को मासा कहते हैं, तो कॉमन मान ही मासा कहलाता है। तो कॉमन लेंगे अपन, तो 6, 18 और 12, इनमें जो कॉमन आएगा आपका वो 6 आ जाएगा। 6, 18 और 12 इनमें जो कॉमन आएगा वो कितना आएगा आपका 6। तो 6 तो मैंने कॉमन ले लिया, 6, 18 और 12 में जो कॉमन लिया अपन ने वो 6 ले लिया आपके सामने, ठीक है। अब देखो और भी क्या कुछ कॉमन है क्या आपका, वहाँ x कॉमन है, x इसमें भी है, x इसमें भी, x भी कॉमन आ जाएगा, ये लो x - y इसमें भी, x - y इसमें भी, x - y इसमें भी, x - y भी कॉमन आ जाएगा। तो जो कॉमन आ जाएगा वो आपका आंसर दर्शा देगा। तो मासा एग्जैक्टली आंसर हो गया आपका 6x और x - y। ये क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर होगा। एलसीएम एचसीएफ से पूछा गया क्वेश्चन है, एल्जेब्रिक गुणनखंड दे रखे थे, ठीक है। अब आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। अगर अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें आपके सामने, तो ये क्वेश्चन है आपका आरोही क्रम में लिखना, मतलब बढ़ते हुए क्रम में आपको लिखना है। इसके 2 तरीके, इनके बीच का गैप भी आप देख सकते हैं और गैप देख के कर सकते हो। वैसे अगर आप नोटिस करो आरोही क्रम मतलब बढ़ता हुआ क्रम, तो सबसे बड़ी जो संख्या दिख रही है आपको यही दिख रही है, ये सबसे बड़ी संख्या है, क्योंकि इसका हंस जब हर से बड़ा हो तो वो सबसे बड़ी संख्या होती है। इन सब में बाकी में हंस छोटा है हर से, सबसे बड़ी संख्या है 4/3। तो ये कह सकते हो आरोही क्रम मतलब बढ़ता हुआ क्रम है। तो ये 2 ऑप्शन तो वैसे कैंसिल हो गया, क्योंकि सबसे बाद में सबसे बड़ी संख्या आना चाहिए, तो 4/3 सबसे बाद में, बिल्कुल सिंपल सी बात है। अब आगे अगर हम नोटिस करने जाएंगे तो और बड़ी संख्या, अब सबसे बड़ी संख्या तो हो गई और सबसे छोटी संख्या देखेंगे। अब देखो तो इनके बीच का जो अंतर है, इनके बीच का गैप कितना आ रहा है आपका, देखो 1 का अंतर आ रहा है ना। अब देखोगे आप यहाँ पर जो अंतर आ रहा है आपका, इसको नोटिस करना, यहाँ 5 और 7 का अंतर आ रहा है ना। और यहाँ अंतर जो आ रहा है यहाँ भी आपका कितना का आ रहा है, 7 का एग्जैक्टली। तो देखो छोटी का जो पता है ना, अपन कह सकते हैं कि इससे जस्ट छोटी आएगी ना, वो 7/8 आएगी। जस्ट छोटी आएगी कितनी आएगी, 7 की, 1 का अंतर है और इन दोनों ज़्यादा का अंतर है। तो जस्ट अगर बात करें छोटी तो वो 7/8 आएगी, मतलब 4/3 सबसे लास्ट में जाएगा, और उसके बाद आएगा आपका 7/8 और 2 यहाँ पर आएगी संख्याएं, ठीक है। बिल्कुल सिंपल ऑप्शन देख सकते हैं अपन, 4/3 तो कॉमन फंस गया दोनों में, लेकिन 7/8 इसी में सिर्फ। एग्जैक्टली बढ़ता हुआ क्रम की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी से कर सकते हैं। एक तो ये तरीका है, या 10 दोस्तों को मान निकाल के आरोही क्रम या बढ़ते हुए क्रम में आप लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से मेजरमेंट कर सकते हैं, क्योंकि अपन को समय बचाना भी यहाँ पर, और समय बचाने के लिए हम इस प्रकार से कर सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 17 हो गया। क्वेश्चन नंबर 17 के बाद अगला क्वेश्चन जब स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, इसको गौर से देखो। यदि किसी एक छोटे वर्ग की भुजा
1/10 मीटर है, बहुत जोरदार कंसेप्ट है भैया। तो जब भी कभी किसी भी एग्जाम के अंदर आपसे संख्या पूछे, जब भी कभी किसी एग्जाम के अंदर संख्या पूछे और क्षेत्रफल वाली कोई सी भी आकृतियां हो तो आंसर बिल्कुल निकाल सकते हैं भैया। बड़ी आकृति के क्षेत्रफल में छोटी आकृति से थोड़ा भाग लगा तो संख्या आ जाएगी। फिलहाल यहाँ तो दोनों वर्ग है, तो 4 मीटर भुजा के वर्ग में 1/10 मीटर भुजा के वर्ग का क्षेत्रफल का भाग लगा दूँ तो भुजा का स्क्वायर क्षेत्रफल पहले वाले का, बड़े वाले का, और भुजा का स्क्वायर क्षेत्रफल दूसरे वाले का। तो एक वर्ग का क्षेत्रफल दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल का भाग लगा दिए। तो 4 से गुणा किया तो 16 आ गया, ये 1/100 हो गया। 100 को पलटा मार के ऊपर गुणा कर दो तो एग्जैक्टली जो आंसर होगा आपका वो हो जाएगा आपका 1600। तो मतलब 1600 छोटे घन समा सकते, छोटे वर्ग समा सकते हैं 1600। तो ये आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 18 का जवाब। तो बिल्कुल सिंपली कर दिया और काफ़ी इजीली कर दिया। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 19। ये जो क्वेश्चन स्क्रीन पर आप नोटिस कर रहे हो बहुत कमाल का क्वेश्चन है। और एक क्वेश्चन अगर हम कहें आपके सामने तो ये क्वेश्चन पूछा गया है भैया वर्गमूल घनमूल से। अब यहाँ से क्वेश्चन का पता चल रहा है क्योंकि आपका पूछा है ये वाला मान 5/3, इसका मान पूछा है। लेकिन पहले समझ जाया करो मान किसका दे रखा है, √15 का मान दे रखा है आपको। ये देखो इसका मतलब √15 का मान दे रखा है, √15 कहीं ना कहीं काम आ रहा होगा तो पहले √15 बनाना पड़ेगा। तो अगर बताओ मैं 3 से ऊपर नीचे गुणा कर दूँ, 3 से ऊपर गुणा कर दूँ, 3 से नीचे गुणा कर दूँ, क्या ऊपर √15 बन जाएगा? 5 को 3 से गुणा किया, बिल्कुल ऊपर √15 बन जाएगा। और नीचे अगर देखो 3 को 3 से गुणा कर 9 आ गया, और 9 का वर्गमूल भी निकलता है तो 9 का वर्गमूल निकल गया आपका 3। ये बिल्कुल सिंपल है। अब √15 का मान रख दो यहाँ से, ये रख दिया 3.88 और यहाँ से 3 का भाग लगा दो, 1 3 3 और 2 3 6 और 9 3 27। एग्जैक्टली आंसर हो जाएगा आपका 1.29। पूरा आंसर बिल्कुल सिंपल और काफ़ी इजीली अच्छे से डिनोट किया, आसानी से किया, इसमें कोई बड़ी बात नहीं और काफ़ी आसानी से कर दिया। आगे क्या बोला, एक गोले तथा अर्धगोले के आयतन बराबर है तो इनकी त्रिज्या में अनुपात ज्ञात कीजिए। आयतन बराबर है तो आप जानते हैं गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 πr³, इसकी 1 त्रिज्या मान लेते हैं अपन। और अर्धगोले क्या होता है 2/3 πr³। ये इतना सा अंतर है बस। तो जो कट रहा है काट देते हैं, चलो जो कटेगा वो काट देंगे। ये कट जाएगा आपका, ये पाई से पाई कट जाएगा, 2 से कट जाएगा 2 बार। अब करना क्या है, ये 2 मान लिया अपन। अब क्या करेंगे बताओ, इसको नीचे घुमा दें इसके, तो त्रिज्या में अनुपात पूछा, 2 को नीचे घुमा दें। ये हो जाएगा आपका r1/r2 का होल क्यूब और 1/2। ठीक है, अब इनका घनमूल निकाल देते हैं अपन। अपन ने लिखा r1/r2, 1 का घनमूल तो 1 ही होता है लेकिन 2 का घनमूल निकलता नहीं है। जब 2 का घनमूल नहीं निकलता ऐसे छोड़ना पड़ेगा। दोनों की जो त्रिज्या में जो अनुपात आएगा आपका ये आएगा 1:2, 1:2। इस प्रकार का आंसर आपको देखने को मिलेगा। तो एग्जैक्टली जो आंसर होगा आपका वो होगा आपका 1:2। ये क्वेश्चन नंबर 20 था। अब आ जाता है क्वेश्चन नंबर 21 पे। ये एलजेब्रा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट पॉसिबिलिटी है, इसको कैलकुलेट करना है इस वैल्यू को काम में लेते हुए। तो जब भी कभी इस प्रकार का प्रश्न दिखाई दे इसमें ऊपर भी 100 नीचे भी 100, हंस और हर में x का भाग लगा दो। तो ऊपर जब x का भाग लगाओगे तो ऊपर तो 2 बच जाएगा आपका, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। नीचे इसमें x का भाग लगाए थे 3x हो गया, इसमें x का भाग लगाओगे तो -5 हो जाएगा, इसमें x का भाग लगाओगे 3/x हो जाएगा। ये अब इन दोनों को साथ में रख के 3 कॉमन ले लेते हैं हम, बिल्कुल सिंपल है। 3 बार निकाल दिया, यहाँ बच गया आपका x, यहाँ बच गया आपका 1/x, ये हो गया -5। ठीक है, x + 1/x, इसका मान 5 है, 3 × 5 -5। ठीक है, अब देखो 5 3 15, 5 गया तो 10, एग्जैक्टली आंसर आ गया आपका 1/5। आंसर हो गया 1/5, मतलब 1/5। एलजेब्रा क्वेश्चन है, सिंपली आंसर निकाल दिया और काफ़ी इजीली डिनोट कर दिया। अब अगला एक क्वेश्चन आपका जो दिया है वो दिया चार्ट के ऊपर क्वेश्चन दिया, यहाँ पर 20 है, ये चार्ट के ऊपर क्वेश्चन है। व्यक्तियों की संख्या दे रखी है, इधर आयु वर्ग दे रखे हैं। तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पहले। क्वेश्चन ये है भी, क्वेश्चन नंबर 22 ये है, न्यूनतम आयु वर्ग के व्यक्तियों की संख्या कुल व्यक्तियों की संख्या का कौन सा भाग है? न्यूनतम आयु वर्ग के व्यक्तियों की संख्या कुल व्यक्तियों की संख्या का कौन सा भाग है? तो न्यूनतम आयु वर्ग है आपका 0 से 10 भैया, 0 से 10। कुल व्यक्तियों की संख्या कौन सा भाग है? तो ये तो 20 है, और कुल व्यक्तियों की संख्या थी आपकी 145 जो दे रखी है, आगे बताऊंगा मैं आपको, है ना। अब 5 से काट दो ऊपर वाले को 4 बार, अब 5 से कट जाएगा 29 बार। तो एग्जैक्टली जो है वो 4/29वां भाग है। कितना भाग है बताओ? 4/29वां भाग। जो नोटिस करना है यहाँ पर देखो, जो कुल व्यक्तियों की संख्या 145 दे रखी थी और 4/29वां भाग आपका आंसर आ गया।
ये क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर भैया होगा। एक ग्राफ देकर क्वेश्चन पूछा गया था। ये क्वेश्चन आपका था स्टैटिक्स मतलब सांख्यिकी से पूछा गया क्वेश्चन था। हाँ, सांख्यिकी से पूछा क्वेश्चन था, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन आ रहा है आपका, ये क्वेश्चन आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से है। इसमें आपसे ढलान पूछिए, ढलान बोलो या प्रवणता बोलो, बात एक ही है, निकाल सकते हैं आप। और ढलान होती है आपकी y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये होती है भी। इसमें x1 y1 का मान है, ये x2 y2 का मान है। तो y2 माइनस y1 है, तो y2 का मान कितना बताया आपका 2, माइनस y1 है ये ऐसे, और x2 का मान कितना दे रखा है 5, और x1 का मान कितना है 3। ये प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6, ये हो जाएगा आपका 2, और 6 में 2 का भाग दो तो कितना आ जाएगा आपका 3। एग्जैक्टली जो आंसर डिनोट होगा आपका कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर हो गया आपका, जो बिल्कुल सिंपली और काफ़ी 24 का, सॉरी हाँ 23 का हो गया आंसर। अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 भी है, बहुत प्यारा सवाल है और काफ़ी इजी सवाल है। ये नंबर्स टॉपिक से लिया गया क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन बहुत अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या कहता है देखो सुनो, 200 से 600 के बीच में कितनी संख्याएं 4, 5 तथा 6 से पूर्णतः विभक्त होगी। 200 से 600 के बीच में कितनी संख्याएं 4, 5 तथा 6 से पूर्णतः विभक्त होगी। तो भैया जब भी कभी इस प्रकार का प्रश्न आपको दिखाई देना नंबर्स का, तो आपको करना क्या है कि 4, 5 और 6 जो संख्याएं जितनी भी दे उनका पहले लसा ले लो। तो आप कह सकते हो 4, 5 और 6, इनका जब एलसीएम लेने जा रहे हैं आप, एलसीएम ऐसी छोटी छोटी संख्या 60 है जिसमें तीनों का भाग पूरी बार चला जाएगा, तो एलसीएम फास्ट लेना आना चाहिए आपको। 30 में तो जाएगा नहीं 4 का, इसलिए 60 में तीनों का चला जाएगा, तो एलसीएम आ गया। अब आपको क्या करना है, 200 और 600 के बीच में ऐसी कितनी संख्याएं जो इससे विभाजित हो, तो 60 से विभाजित होना चाहिए भैया। तो क्या कह सकते हैं भैया, तो देखो वैसे 200 के बाद बात करें, 220 में भाग नहीं जाएगा 60 का, 240 में जाएगा भैया। तो पहली संख्या 240 होगी, फिर 60 के गैप के साथ लेंगे 300 होगी, 360 होगी, 420 होगी, 480 होगी और 540 हो जाएगी, ठीक है 540 हो जाएगी। अब 200 और 600 के बीच में तो पूछा तो 600 तो ले नहीं सकते, तो 3 संख्या ये हो गई, 3 संख्या ये हो गई, टोटल जो संख्याओं की संख्या होगी वो 6 हो गई आपकी। जल्दबाजी में बच्चे 600 भी ले लेंगे, तो 600 लेते हैं 7 हो जाएगी, जो कि 7 गलत है, क्योंकि मैंने 200 और 600 के बीच में पूछा है, तो 600 नहीं ले सकते अपन, ठीक है। तो 3 संख्याएं थी आगे वाली होगी आपकी, और 3 संख्याएं आपकी पीछे वाली हो गई। तो कंप्लीटली जो संख्या आप नोटिस कर रहे हैं वो टोटल होगी आपकी 6। ये आज का आपका सेकंड लास्ट क्वेश्चन था, हाँ ना, सेकंड लास्ट क्वेश्चन कह सकते हैं 24 नंबर, क्योंकि ये जो मॉक टेस्ट है आपका 25 क्वेश्चन का है, तो ये क्वेश्चन था आपका नंबर्स टॉपिक से। अब आ जाते हैं आज का आखिरी क्वेश्चन, जो बोर्ड मार्क्स को लिया अपन ने, बिल्कुल सिंपल और काफ़ी इजी क्वेश्चन है, और आज की सीरीज का आखिरी क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या कहता है देखो सुनो, अगर इसको गौर से देखो अपन, तो सबसे पहले बोर्ड मार्क्स रूल के अनुसार पहले छोटा कोष्टक सोल्व करते हैं, फिर मंजिला कोष्टक सोल्व करते हैं, फिर बड़ा कोष्टक सोल्व होता है। तो पहले देखो ये छोटा कोष्टक सोल्व करेंगे अपन, इसको सोल्व कर देते हैं। तो 1 में 2 का भाग देना पड़ेगा आपको इधर यहाँ, तो क्या होगा बता, 1/2, और 1/2 में 1 जोड़ना पड़ेगा। 1/2 में 1 जोड़ोगे, 1 जोड़ोगे तो ये हो जाएगा आपका 3/2। तो मतलब छोटे कोष्टक से जो निकल के आ रहा है वो 3/2 आ रहा है आपका, और बाकी को ऐसे कैसे लिख दो, ये लिखा 1 भाग मंजिला कोष्टक 1 + 1 भाग, है ना। फिर देखो ये जो कोष्टक है ना, ये बड़ा कोष्टक, क्योंकि मंजिला तो यहाँ से शुरू हो रहा है आपका, क्योंकि दो जगह मंजिला पॉसिबल नहीं है ना, तो यहाँ से देखो ये लिया अपन 1 + 1 भाग। अब यहाँ पर मंजिला वो बड़ा वाला कोष्टक लेते हैं, ये बड़ा कोष्टक है। अब ये मंजिला कोष्टक है ना, यहाँ क्या है 1 + 1 भाग। अब यहाँ पर जो संख्या निकल के आ रही है वो आ रही है आपकी 3/2। यहाँ पर मैंने 3/2 ले लिया, मंजिला कोष्टक बंद हो गया, और ये बड़ा कोष्टक भी बंद हो गया, ये हो गया आपके सामने। अब इसको सोल्व कर दें मंजिला कोष्टक को, तो पहले 1 में भाग लगाएंगे, इसका पहले भाग सोल्व होएगा, तो ये हो जाएगा 2/3, पलटा मार जाएगा, तो 1 + 2/3 को सोल्व करना पड़ेगा। अब सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 3, 3 × 3, 3 और 2 कितना होगा 5/3। इसमें से निकल के आ रहा है आपका 5/3, तो मंजिले कोष्टक में से लिख देंगे 5/3। ये लिखा 1 भाग 1 + 1 भाग 5/3, ये बड़ा कोष्टक। अब बड़ा कोष्टक सोल्व कर देते हैं। जब आप 1 में भाग दें पलटा मार जाएगा, ये मतलब ये हो जाएगा आपका 3/5। तो अपन को लिखना पड़ेगा 1 + 3/5। तो 5 तो ऐसे कैसे लिख लिया, 5 × 5, 5 और 3 कितना हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा, ठीक है। अब 8/5 हो गया। अब बस 1 में 8/5 का भाग देना है आपको, 1 भाग 8/5। जब भाग देंगे तो पलटा मार जाएगा ये,
तो एग्जैक्टली आंसर आएगा आपका 5/8, बिल्कुल सिंपली और काफ़ी इजीली। ये था अपना आज का आखिरी क्वेश्चन जो बोर्ड मास में था। सरलीकरण जो टॉपिक होता है तो रेलवे के अंदर, उसके अंदर से पुटअप किया गया था सरलीकरण टॉपिक से। तो इस प्रकार से कंप्लीटली 25 क्वेश्चन थे आपके, जो लगभग 25 टॉपिक से अलग अलग क्वेश्चन लिए गए थे। 25 टॉपिक से 25 क्वेश्चन लिए गए थे, तो सारे टॉपिकों को निचोड़ था समझ लो। अगर ईमानदारी से वीडियो एंड तक देखा और आगे भी आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं हमारे साथ, आपके एग्जाम की रेलवे एसएससी वाले एग्जामों की अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, लाइक करें, शेयर करें अपने और दोस्तों को बताना, ताकि इसी प्रकार की बेहतरीन क्लास हम रोजाना आपके लिए लेके आते रहे दोस्तों। धन्यवाद।